ओके चलिए, तो हम लोग सब सीक्वेंस पे आते हैं। तो बताइए, तो आप लोग कैसे डिफाइन करते हैं सब सीक्वेंस का, कोई डेफिनेशन बताओ। सो सब सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या है? हाउ डू वी डिफाइन सब सीक्वेंसेस? कोई भी ट्राई करो। ओके, तो 0 to n, ओनली n? क्यों, इन्फाइनाइट भी हटा सकते हैं? क्यों, इन्फाइनाइट एलिमेंट भी डिलीट कर सकते हैं ना? कैसे गायब हो जाएगा? मैं ऑड वाले टर्म को गायब कर देता हूँ, तो ऑड वाले टर्म कितने हैं? है ना, ऑड नंबर्स भी इन्फाइनाइट है और इवन नंबर भी इन्फाइनाइट है। तो अगर मैं ऑड नंबर जो टर्म्स हैं उसको मैं अगर हटाऊंगा तो सीक्वेंस गायब थोड़ी होगी। हम्म हम्म एन के क्या है, एन के का क्या? हम्म राइट। सो आप क्या करते हैं, नेचुरल नंबर का एक सबसेट चूज कर लेते हैं उसी ऑर्डर में, या है ना, n1 n2 n3, एंड देन यू जस्ट इंक्रीज। मतलब जो एन के है वो एक इंक्रीजिंग टर्म्स हैं, या वो सबसेट है, हाँ, इतना सब सीक्वेंस है नेचुरल नंबर का, समझ लो आप। कॉची सीक्वेंस हमने कल डिस्कस किया था। कॉची में बहुत ज़्यादा थ्योरी है नहीं, कॉची सेम एज कन्वर्जेंस, तो कुछ खास नहीं है। अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंसेस ये डिस्कस करेंगे अभी। सो उससे पहले थोड़ा सब सीक्वेंस देख लेते हैं। थ्योरम्स कुछ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और ये सब चीज़ CSIR नेट में भी है, तो उसके क्वेश्चंस भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, मैंने भेजा भी था असाइनमेंट। तो ठीक है, देखिए, तो जैसे हम लोग लिखते हैं, कई सारे तरीका है। तो लेट an बी अ सीक्वेंस ऑफ, है ना, रियल नंबर्स है हमारे पास, रियल नंबर्स है ना। तो अभी an जो है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स मेरे पास है। अब यहाँ क्या करेंगे, कंसीडर एन के। अब एन के को कंसीडर कीजिए एज अ सीक्वेंस ऑफ, सो ये होगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, है ना, या लेट ऐसे लिखता हूँ, ए एन बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ समझिए, ए एन क्या था, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर था, इसका क्या मतलब है? सो ए एन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, इसका ये मतलब है कि स्मॉल एन तो नेचुरल नंबर है, लेकिन जो ए एन है वो रियल नंबर होगा। जब हम बोलते हैं कि ए एन इज अ सीक्वेंस ऑफ, है ना, जब मैं ये कह रहा हूँ कि ए एन इज सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, तो इसका क्या मतलब है? इसका नंबर है कि एन तो नेचुरल नंबर है और ए एन जो है वो रियल नंबर होगा, ये चीज़ है। लेकिन जब मैं ये अभी कह रहा हूँ, अभी मैंने क्या कहा कि जो एन के है, दिस इज सीक्वेंस ऑफ, ये सीक्वेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सीक्वेंस, शॉर्ट में लिखा सीक्वेंस ऑफ
दिस इज सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसका क्या मतलब है? तो सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर जब मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब हुआ जो के ले रहा हूँ वो तो नेचुरल नंबर होगी, के ऑब्वियसली सफिक्स नेचुरल नंबर ही होगी, क्योंकि सीक्वेंस का डेफिनेशन हमने देखा था कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, है ना। सीक्वेंस इन आर, ये था सीक्वेंस इन एन, तो ये एक फंक्शन होगा नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब के एक नेचुरल नंबर है और एन के भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। फॉर ऑल के बिलोंग्स टू नेचुरल, यहाँ ये कहा हमने। और ये मैंने मोनोटोनिक कहा हुआ है, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ मैंने ये कहा है कि सो हेयर एन के इज द मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब n1 n2 n3 n4 n5 सब नेचुरल नंबर है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसका ये मतलब हुआ दैट इज, सो इसका मतलब है दैट इज कि ये जो n1 लेस दैन n2 लेस दैन n3 एंड सो ऑन, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है ना, इस ऑर्डर में है। देन एक नया हम लोग ने अब ए, अब n की जगह मैंने n के रख दिया, सो दिस इज सब सीक्वेंस ऑफ ए एन। तो ये डेफिनेशन है मैथमेटिकली, दिस इज सब सीक्वेंस ऑफ ए एन। तो एन यहाँ पे क्या था? नेचुरल नंबर था, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने एन की जगह एन के यूज किया। अब एन के क्या है? वो भी नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन इस ऑर्डर में n1 n2 n3 n4। अब आप यहाँ फिक्स नहीं, n1 आप 3 ले सकते हैं, n2 10 ले सकते हैं, n3 12 ले सकते हैं, n4 100 ले सकते हैं, इस तरीके से। सो बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, है ना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल अगर लिखूँ, सो जैसे सिंपली ए एन को हमने कंसिडर किया 1/n, लेट्स से ए एन इज 1/n। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो ए एन मेरा हो गया एन के, सो एन के को अभी के लिए मैं 2k ले लेता हूँ, मान लीजिए, ठीक। एन के इज अ फंक्शन ऑफ, है ना, जैसे आप ए एन इज अ फंक्शन ऑफ एन, तो वैसे ही एन के इज अ फंक्शन ऑफ के। सो यहाँ पे के भी नेचुरल नंबर्स हैं, है ना, और एन जो था वो भी नेचुरल नंबर था, लेकिन ये एन अलग है ना, तो यहाँ पे मेनली के जो है मेरा वो नेचुरल नंबर्स हैं। इसका क्या मतलब है? तो अगर आप ये लिखना चाहेंगे तो ये जो एन के सिक्वेंस है, ये जो एन के मैंने लिया है वो 2k है। सो उस केस में ए एन के क्या होगा? तो देन जो आपका ए एन के होगा, ए एन के क्या बन जाएगा? ये एन के की जगह आप 2 रख देंगे, सो ए ऑफ 2k। और के क्या नेचुरल नंबर, इसमें क्या क्या टर्म्स आएंगे? तो इसमें टर्म आएगा a2 a4 a6 a8 एंड सो ऑन, है ना। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था a1 a2 a3 a4, तो मैंने इवन वाले टर्म्स ले लिए। तो ये एक सब सीक्वेंस है, तो ये जो हमने लिखा है दिस इज अ सब सीक्वेंस ऑफ ए एन, ठीक है ना। तो या मैं इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करूँ बिना इसके हेल्प से, तो एग्जाम्पल बिना लिए अगर मैं आपको हेल्प करूँ, तो जैसे ये है, ये था a1 a2, ये वाला सीक्वेंस था। एन के तो आपका ये है n1 n2 दिस, तो ये नेचुरल नंबर्स हैं। अब ये हमने नया बनाया, तो ए एन के जो होगा, अभी अगर मैं वैसे लिखता, इसको हटा दो, अभी आगे लिखता हूँ। सो ये अभी कुछ ऐसा बनेगा, ये क्या बनाएगा? सो दिस विल मेक ए एन वन ए एन टू ए एन थ्री डॉट डॉट डॉट, तो ये एक सब सीक्वेंस है। सो दिस इज अ सब सीक्वेंस जहाँ n1 n2 n3 आप यहाँ से चूज करेंगे नेचुरल नंबर्स में से। तो ये मीनिंग है इसका। तो यहाँ पे मैं दैट इज में लिख देता हूँ फिर, तो है ना, यही चीज़ मैंने लिखा है, ये एग्जाम्पल के बजाय ये भी दैट इज में ही है। सो यहाँ हो गया दैट इज, सो ऐसा हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा था वहाँ पे ना, तो जैसे a2 a4 a6, अब यहाँ an1 को 2 n2 को 4 n3 को 6 वैसे लिया, तो इवन टर्म्स वाले आ गए। और ले लेंगे 1 3 5 या कुछ भी ऐसा ले सकते हैं आप जो कंसिडर करना चाहें। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अगर लिखूँ तो कि एग्जाम्पल जैसे 1/n का सीक्वेंस है, तो इसके टर्म्स क्या है? 1 1/2 1/3 1/4 1/5, इस तरह से। अब मैं इसका सब सीक्वेंस जब लिखूंगा तो आप एज अ 1/2n लिख सकते हैं, या 1/2 के चाहिए वो लिख देते हैं, 1/2 1/4
1/6 इस तरह से। तो ये एक सब सीक्वेंस है ना, दिस इज अ सब सीक्वेंस, दिस इज अ, तो मैंने एन के लिखा, कुछ में के एन लिखा होगा, के सफिक्स में एन लिखा होगा, तो वही चीज़ है। सो दिस इज अ सब सीक्वेंस। वो भी सब सीक्वेंस होगा, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से कुछ नेचुरल नंबर आप चूज कर लीजिए। जो एन के मैंने लिखा है N1 N2 N3 N4, अपने हिसाब से कोई भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नेचुरल नंबर ले सकते हैं, 1 3 7 11 18 20, इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं, वो भी सब सीक्वेंस होगा। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ठीक है ना, तो इसे मैं आप 2 4 6 8 लिया, 1 3 5 7, या कोई भी ऐसे ऑर्डर ले सकते हैं आप, तो वो है। ठीक है भाई। तो जैसे अब ये होता है सब सीक्वेंसेस, तो कन्वर्जेंस की क्या बात कर सकते हैं, मैं कन्वर्जेंस अगर सब सीक्वेंस के टर्म में लिखूं, तो जैसे सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है वैसे सब सीक्वेंस भी होगा, क्योंकि सब सीक्वेंस इज ऑल्सो अ सीक्वेंस। जो सब सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं वो भी एक सीक्वेंस ही तो है, बस उसका सबसेट टाइप का, सबसेट नहीं, रेंज सेट सबसेट हो जाएगा, कि जो सब सीक्वेंस है उसका रेंज सेट सबसेट होगा, रेंज सेट ऑफ द ओरिजिनल सीक्वेंस जो है वैसा होगा। तो यहाँ पे मैं अगर कुछ एग्जांपल्स और लिख देता हूँ, या कुछ भी बना सकते हैं ऐसे आप। जैसे और एक और एग्जांपल ले लो, मान लो ए एन मेरे पास है -1 की पावर एन, तो अगर आप इसका एक सब सीक्वेंस लिखेंगे तो A2n ले सकते हैं। सो एन के की जगह मैं यहाँ पर 2n लिख रहा हूँ, जो एन के हमने लिखा था 2n लिख दिया कि वो 2n है, जो कि ये है ना, दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये चीज़ है। तो के एन भी लिख सकते थे हम। तो यहाँ से ये हो गया। तो यहाँ पे क्या ऑर्डर था, ये था -1 1 -1 1 -1 1, इस तरह से इसको आप लिखेंगे, तो ये -1 की पावर 2n हो जाएगी, क्योंकि एन ये था तो ये 2n, तो ये क्या आ गया 1 1 1 1, ये सारे टर्म 1, ये कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया। सिमिलरली इसका दूसरा सब सीक्वेंस लिखे A2n, 2n+1 है ना, ऑड वाले टर्म्स लेते हैं, A2n+1, तो ये क्या आएगा, तो ये हो गया -1 की पावर 2n+1, 2n+, सो -1 -1 -1 चलता रहेगा। ऐसे ही हो सकता है A3n, ऐसा भी हो सकता है। सो ये -1 की पावर 3n है। अब 3n के बारे में क्या कह सकते हैं आप, है ना, तो ये डिपेंड करेगा, जैसे मैं n को अगर, तो ये वही ऑर्डर, हालांकि 3 है ना, ऑड नंबर है एक्चुअली, ऑड नहीं है, मैं सॉरी मैं आउट कह रहा हूँ, -1 की पावर n जैसा ही हो गया, तो माइनस है ना, -1 की पावर क्यूब, तो -1 हो जाएगी, और -1 की पावर n जैसा ही हो गया, तो ये -1 +1 -1 +1, मतलब n को 1 रखेंगे तो -1, 2 रखेंगे तो +1, इवन ऑड चलता रहेगा। और कोई भी ऑर्डर आप ले सकते हैं ना, यू कैन कंसिडर एनी ऑर्डर, तो उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर है ना, वैसे कुछ भी बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये सब सब सीक्वेंसेस हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे मैं बात करूँ कि जैसे ये जो सब सीक्वेंस है A2n, वो उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लिमिट है, अगर an मेरे पास है -1 की पावर n, सो A2n की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, ये 1 आ जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, A2n+1 की लिमिट क्या आ जाएगी, ये -1 आ जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि an की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है ना, क्योंकि यूनिक होनी चाहिए। सो an की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो an की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, बिकॉज आपने देखा है कि आगे मैं बात करूँगा लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर की, तो उसके अकॉर्डिंग अथवा यूनिक लिमिट नहीं है ना, an के पास यूनिक लिमिट नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो यूनिक होनी चाहिए, तो यहाँ यूनिक नहीं है इसीलिए। फाइनाइट टर्म, जस्ट कुछ टर्म आप ले लेंगे है ना, नहीं, तो नहीं होगी, क्योंकि सीक्वेंस या सब सीक्वेंस की हम बात यहाँ पे करते हैं, तो हम इन्फिनाइट सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, है ना, तो ज़रूरी है कि उसमें इन्फिनाइट टर्म हो। अगर आप सब सीक्वेंस भी बोल रहे हैं तो सब सीक्वेंस इज ऑल्सो अ सीक्वेंस,
तो सीक्वेंस का यहाँ जो हम डेफिनेशन पढ़े हैं हमने कि इट इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू real number. तो subsequence is also a function from natural number to real number because subsequence is also a sequence. So finite number of terms आप नहीं ले सकते, तो अभी के definition के हिसाब से that will not be a sequence actually, क्योंकि यहाँ sequence का मतलब है infinite sequence, ये हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, मान लो आप कोई कहता है कि पहले 10 टर्म चूज कर लेते हैं, तो वो सबसिक्वेंस नहीं होगी एक्चुअली. सबसिक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म होना जरूरी है, लाइक द सीक्वेंस. यहाँ पे हम कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं पढ़ेंगे जिसमें फाइनाइट टर्म्स होगा. हम जब भी हमने कहा डोमेन नेचुरल नंबर है तो फंक्शन है, डोमेन नेचुरल नंबर है तो फंक्शन होने के लिए जरूरी कंडीशन है कि डोमेन के ईच एलिमेंट का इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए, ये है. तो सबका इमेज होनी चाहिए. तो आप वैसे लिख सकते हैं सारे टर्म सेम है. रेंज सेट फाइनाइट आ सकता है, जैसे मैं इसी की बात करूँ, जैसे हम लोग रेंज की बात करते हैं ना, रेंज ऑफ सीक्वेंस -1 की पावर n, तो ये फाइनाइट आ सकता है ना. बट सीक्वेंस में टर्म्स फाइनाइट नहीं होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स उसमें इनफाइनाइट होंगे, इवन सब सीक्वेंस की, है ना. सो रेंज ऑफ जो हमने सब सीक्वेंस लिया था -1 की पावर 2n, इसका जस्ट रेंज में एक एलिमेंट है, लेकिन सीक्वेंस में टर्म्स इनफाइनाइट होंगे. ठीक है जी. तो अगर मैं सब सीक्वेंस के टर्म में, आपने एक चीज़ ये देखा कि सब सीक्वेंस की लिमिट इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रही है. तो अगर किसी सीक्वेंस के पास 2 सब सीक्वेंसेस हैं जिसकी लिमिट डिफरेंट है, इसका मतलब वो सीक्वेंस क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा. तो इसके थ्रू आप एक थ्योरम बना सकते हैं, है ना, कि इफ अच्छा ये लिमिट पॉइंट भी है. लिमिट पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया है. लिमिट पॉइंट हालांकि कहीं ना कहीं सब सिक्वेंशियल लिमिट ही होती है. लिमिट पॉइंट इज लाइक लिमिट ऑफ अ सब सीक्वेंस. किसी सब सीक्वेंस की जो लिमिट आ सकती है वो लिमिट पॉइंट है. लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट इज द लिमिट सुपीरियर, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट इज द लिमिट इंफीरियर. व्हाट इज द लिमिट पॉइंट? लिमिट पॉइंट इज द सब सीक्वेंशियल लिमिट. किसी सब सीक्वेंस की जो पॉसिबल लिमिट हो सकती है वो लिमिट पॉइंट है एक्चुअली. ठीक है ना. और दूसरा डेफिनेशन भी है, लिमिट पॉइंट में लिखाऊंगा आगे. सो लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन एक कुछ बुक में ऐसा मिलेगा आपको. किसी को याद है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस? एक तो लिमिट होता है, लिमिट अलग चीज़ है, लिमिट पॉइंट अलग चीज़ है. लिमिट यूनिक होती है, लिमिट पॉइंट मे नॉट बी यूनिक. सो अभी देख, एक तो मैंने बता दिया कि सब सीक्वेंशियल लिमिट बोल सकते हैं कि किसी सब सीक्वेंस जहाँ कन्वर्ज करेगी वो हो सकती है. तो लिमिट पॉइंट फाइनाइट ही, हम जो भी बोलेंगे लिमिट पॉइंट वो फाइनाइट होनी चाहिए. तो एक डेफिनेशन बुक में ऐसा मिलेगा, अ नंबर इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट इफ एंड ओनली इफ इन्फिनाइटली मेनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस लाइज इन द नेबरहुड ऑफ दैट. मतलब एक ऐसा नंबर जिसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इन्फिनाइटली मेनी टर्म लाई करते हैं, तो हम बोलेंगे वो लिमिट पॉइंट है. ठीक है. तो ऐसे डिफाइन करता है. जैसे इसी सीक्वेंस में -1 की पावर n वाले में देखो होगा क्या, 1 के नेबरहुड में इन्फिनाइटली मेनी टर्म लाई कर रहे हैं, क्योंकि 1 तो इन्फिनाइट टाइम आएगी. -1 के नेबरहुड में भी इन्फिनाइटली मेनी टर्म लाई कर रहे हैं, तो -1 भी लिमिट पॉइंट है, 1 भी लिमिट पॉइंट है. तो इस सीक्वेंस के पास 2 लिमिट पॉइंट है, -1 +1. तो लिमिट पॉइंट इज वन काइंड ऑफ सब सीक्वेंशियल लिमिट. ठीक है. तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि इफ अ सीक्वेंस हैज 2 convergent subsequence, 2 convergent subsequences converging to डिफरेंट लिमिट्स. ठीक, मतलब 2 डिफरेंट सब सीक्वेंस है जो 2 डिफरेंट लिमिट पे कन्वर्ज कर रही है. ठीक है ना. सो इफ अ सीक्वेंस हैज 2 कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस कन्वर्जिंग टू डिफरेंट लिमिट्स, देन जो सीक्वेंस है, देन है ना, मैं इस सीक्वेंस को मान लो एन बोल देता हूँ. देन अ सीक्वेंस ए एन हैज 2 convergent subsequences converging to different limits, then जो सीक्वेंस है ए एन, दिस इज डाइवर्जेंट, है ना, ये डाइवर्जेंट हो गई. ऐसे ही एक दूसरा अगर आप लिखेंगे, सो इसमें ये होता है अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट if and only if all of its subsequences are convergent. ठीक है, convergent and converging to same limit, converging to
सेम लिमिट। अगर जितने भी सब सीक्वेंस है वो सब कन्वर्जेंट है और सबकी लिमिट कॉमन है तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी, है ना। सो अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट if and only if all of its subsequences are convergent and they converging to the same limit। ये चीज़ है, कन्वर्जेंट होनी चाहिए और सेम लिमिट पे कन्वर्ज करने चाहिए। हम्म, क्या बोलना चाहते हैं आप? क्या बोलना चाह रहे हो? सब, अरे क्या कंक्लूड करना है, मैं तो बोल रहा हूँ सब सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट है और उसके लिमिट अलग अलग है। जैसे -1 की पावर n था तो एक सब सीक्वेंस +1 पे जा रही, दूसरा -1 पे जा रही है, इसलिए ए एन डाइवर्जेंट है। आपको क्या कंक्लूजन चाहिए, आप पूछो, फिर मैं यस नो बताऊंगा क्या कंक्लूजन आप चाहते हो। तो थ्योरम है कि कन्वर्जेंट ऑब्वियसली बाउंडेड होता है, हमने कल लिखा था ना कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो ऑब्वियसली होगा। जरूरी नहीं है कन्वर्जेंट सीक्वेंस मोनोटोनिक होना, जरूरी है? जरूरी नहीं है, हमने एग्जांपल -1 की पावर n अपॉन n, ये कन्वर्जेंट है लेकिन मोनोटोनिक नहीं है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस में नॉट बी मोनोटोनिक, कन्वर्जेंट सीक्वेंस मस्ट बी बाउंडेड, बाउंडेड में नॉट बी कन्वर्जेंट। तो इस तरह ये सब इंटर रिलेशंस हैं, बाउंडेड में नॉट बी मोनोटोनिक, मोनोटोनिक में नॉट बी बाउंडेड, ये चीज़ है। सो ठीक है ना, तो ये तो आप लगा सकते हो इसमें थ्योरम्स में अगर चाहो तो। अच्छा, मैं अगर लिमिट पॉइंट डिफाइन कर दूं, चलो यहाँ पे मैं लिमिट पॉइंट डिफाइन करता हूँ एक तरीके से। लिमिट पॉइंट्स, तो जैसे इस बुक में जो लिमिट पॉइंट डिफाइन कर रखा है, एक तो इसने डिफाइन कर रखा है कि यहाँ इसने पहला डेफिनेशन जो लिमिट पॉइंट का लिखा है, किसी बुक में देख सकते हो। किसका एग्जाम्पल लेके? हाँ, नहीं समझ नहीं आया, क्या बोलना, कौन सा एग्जाम्पल लूँ मैं? सॉल्व? हाँ, सब सीक्वेंस है कि नहीं, सब सीक्वेंस चेक करने का मतलब उसके टर्म्स इसमें होने चाहिए ना। आपको समझ, सब सीक्वेंस क्या है, इसी में से इन्फिनाइटली मेनी टर्म आप चूज कर लो, ठीक है ना। इस सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस के इन्फिनाइटली मेनी टर्म आप चूज कर लोगे तो वो सब सीक्वेंस होगी, फाइनाइट टर्म्स नहीं ले सकते, यू हैव टू चूज इन्फिनाइटली मेनी टर्म्स। और उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में सीक्वेंस के टर्म्स हैं, आप उसी ऑर्डर में इन्फिनाइटली मेनी टर्म्स चूज करेंगे तो वो सब सीक्वेंस होगी, ठीक है। तो ये है, तो उसमें कुछ है नहीं, सब सीक्वेंस इज जस्ट लाइक यू चूज इन्फिनाइटली मेनी टर्म्स फ्रॉम दिस, ये है, तो वो सब सीक्वेंस होगी। अगर वैसे लिखना है तो आप हाँ ट्राई कर सकते हैं, जैसे वो तो इजीली देख के बता देंगे सब सीक्वेंस है कि नहीं है। चलो मैं एक लिख के बता दे, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं ना, उससे मैं बनाता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सब सीक्वेंस ऑफ 1/n। ऑप्शन ए है 1/2 की पावर n, ऑप्शन बी है 1/3 की पावर n, ऑप्शन सी है 2 की पावर n, ऑप्शन डी है आपके पास बताइए इनमें से कौन कौन सा सब सीक्वेंस है, कौन सा नहीं है, है ना। तो ये तो इजी, आप सिंपली ओपन करेंगे तो इसके टर्म्स क्या है, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरीके से। और यहाँ पे अगर आप टर्म्स लिखेंगे तो ये n1 से स्टार्ट करता हूँ मैं, 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब एंड सो ऑन, है ना। यहाँ पे आप टर्म्स लिखेंगे
सो 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ आप लिखेंगे 2 स्क्वायर 2 4 एंड सॉरी 2 क्यूब 2 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे 2/3 है ना, 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ना कुछ भी आप टर्म्स बना सकते हैं। तो आपको दिख रहा है कि इसके इन्फिनाइटली मेनी टर्म्स में आए, सब सीक्वेंस है ना, तो इसके सारे टर्म वहाँ होंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे। तो ये सिंपल है, ये दोनों सब सीक्वेंस है और ये नहीं है, इस तरह से। ठीक है ना। हाँ चलिए, तो आते हैं लिमिट पॉइंट्स पे। तो लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, मैं कह रहा हूँ दो डेफिनेशन है। सो एक डेफिनेशन जो इन लोगों ने लिखे हैं, क्या था इसका, कि अ नंबर is said to be limit point of a sequence if every neighborhood of that number contains infinitely many numbers of the sequence या member of the sequence। तो ये कह रहा है कि मान लो ये है कि अ नंबर, कोई नंबर नोटेशन लिख लो। सो लिमिट पॉइंट है, मान लो मैं लिखता हूँ अभी, तो एल ही लिख लो। अ नंबर एल हालांकि लिमिट के लिए लिखते हैं, मान लो यहाँ पे कुछ भी अल्फा ले लो, ठीक है। सो अल्फा इज लिमिट पॉइंट ऑफ sequence an if and only if neighborhood of alpha contains infinitely many terms of sequence an। एक तो ये डेफिनेशन है, इनके वर्ड्स में समझ आया ना। एवरी नेबरहुड, अच्छा एवरी नेबरहुड नॉट जस्ट नेबरहुड है ना। सो every neighborhood of that alpha contains infinitely many terms of the sequence an। सो एवरी नेबरहुड थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो यहाँ हम ना, सो वट एवर नेबरहुड यू चूज, सो एवरी नेबरहुड, इसको मैथमेटिकली अगर लिखूंगा मैं तो इसका ये मतलब है कि है ना, कि अल्फा का नेबरहुड आप लिखोगे ना, तो अल्फा का नेबरहुड का क्या मतलब है कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन टू अल्फा प्लस एप्सिलॉन। एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा कंटेन्स infinitely many terms of sequence an। every neighborhood of alpha contains infinitely many terms of sequence an। ठीक है ना। जैसे ये नेबरहुड ऑफ, इसको बोलते हैं हम लोग नेबरहुड ऑफ अल्फा, ये है। तो ये बोलता है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, कोई भी एप्सिलॉन आप ले लो, उसके लिए ये जो नेबरहुड है दिट शुड कंटेन, मतलब ए एन के इन्फाइटली मेनी टर्म, मतलब ये होगा ए एन बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 ए एन बिलोंग करेगा अल्फा माइनस एप्सिलॉन टू अल्फा प्लस एप्सिलॉन फॉर इन्फिनाइटली मेनी वैल्यू ऑफ एन, या इन्फिनाइट वैल्यू ऑफ एन। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ये कहना चाह रहा है। नहीं नहीं, हाँ ऑल नहीं है ना, इन्फिनाइट वैल्यूज़ है। तो इन्फिनाइटली मेनी वैल्यूज़, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा ऑड वाले टर्म्स सिर्फ ले लेंगे तो भी इन्फिनाइट है, इवन वाले टर्म्स ले लेंगे इन्फिनाइट है, प्राइम टर्म्स ले लेंगे इन्फिनाइट है, प्राइम नंबर्स में। जी पूछो। हाँ तो एवरी नेबर मतलब ये हो गया, जैसे एप्सिलॉन को मान लो मैं 1 ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए, तो एप्सिलॉन को 1 लोगे तो ये इंटरवल हो गया अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा माइनस 1 टू अल्फा प्लस 1। जैसे एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको, देखिए। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल के लिए सीक्वेंस लिया, -1 की पावर n वाला ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक। तो आपको पता है कि इसके टर्म्स क्या क्या है, -1 1 -1 1 -1 1, ये है। अब आप कोई नंबर जो आप पहले गेस करोगे वो लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि क्या 0 लिमिट पॉइंट है इसके, 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ ये सीक्वेंस, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये 0 लिमिट पॉइंट होगा, तो आप ये डेफिनेशन लगाने की कोशिश करोगे, है ना। तो हमें देखना है कि 0 के नेबरहुड में इस सीक्वेंस के इन्फिनिटली मेनी टर्म आने चाहिए। और एप्सिलॉन वी आर फ्री टू चूज एनीथिंग, एंड फॉर ऑल एप्सिलॉन इट शुड होल्ड, नॉट फॉर द वन। फॉर एवरी का मतलब हो गया वट एवर एप्सिलॉन यू चूज। तो एप्सिलॉन 1/10 ट्रिलियन ले लिया मैंने, 1/10, है ना, कोई भी लार्ज से लार्ज नंबर ले लो, है ना, 1/any लार्ज नंबर यू टेक, उससे भी
नेबरहुड में, मतलब एप्सिलॉन यू कैन चूज एनीथिंग, 1/1000, 1/1 करोड़, 1/10 करोड़, 1/11 करोड़ समथिंग। तो उस एप्सिलॉन के लिए भी उसके नेबरहुड में इतने टर्म्स होने चाहिए। तो इसका आंसर है नो, है ना, दिस इज नो। हाँ हाँ, अगर सब सीक्वेंस की लिमिट है, जो लिमिट पॉइंट है वो किसी सब सीक्वेंस की लिमिट होगी, ठीक है ना। हाँ, यस यस। तो इस सीक्वेंस के पास दो लिमिट पॉइंट है, 1 और -1। इस सीक्वेंस के पास लिमिट एक भी नहीं है। लिमिट होता है कि यूनिक होनी चाहिए, लिमिट पॉइंट में नॉट बी यूनिक। तो इस सीक्वेंस के, जी, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? यही तो कहता हूँ, आपको समझ तो आता नहीं ये चीज़ें। ये इसका मतलब समझ आता है? ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन है या फॉर ऑल एप्सिलॉन है? तो देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल में डिफरेंस नहीं है? यही तो समझना, मैथमेटिकल आपके रीजनिंग वीक है ना। मैं तो हर क्लास में यही कहता हूँ आपको कि आपका मैथमेटिकल लॉजिक्स वीक है। आप लॉजिक लगा रहे हो एक नॉर्मल लोगों की तरह। आपको मैथमेटिक्स के एक अपना रूल्स है, अपना रेगुलेशन है, अपना उसका लॉजिक है। मैथमेटिकल लॉजिक समझना है कि फॉर ऑल का मतलब कुछ और है, देयर एग्जिस्ट का मतलब कुछ और है, फॉर सम का मतलब कुछ और है ना। तो इस तरह से वो वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है फॉर ऑल एप्सिलॉन, आपने कहा एप्सिलॉन को 2 ले लो, हो गया तो हो गया। तो एप्सिलॉन में अगर 1/10 करोड़ ले लूँ तब भी होना चाहिए। कोई एप्सिलॉन को 10 करोड़ ले रहा तब भी होना चाहिए। तो एक एप्सिलॉन के लिए काम नहीं चलेगा। फॉर ऑल एप्सिलॉन, तो वो वैसे आप चेक करते रहेंगे तो ज़िंदगी निकल जाएगी, तब भी चेक नहीं कर पाएंगे हम, अगर वैसे एक एक लेके चेक करते रहें तो। सो ये चीज़ है। सो वट एवर एप्सिलॉन आई चूज, है ना, फॉर एवरी एप्सिलॉन वट एवर एप्सिलॉन आई चूज, 1/10 करोड़ लूंगा तब भी उसके नेबरहुड में इन्फाइनटली मिनिटम आने चाहिए। और अगर 2 लूंगा तब भी आने चाहिए, 1/2000 लूंगा तब भी इन्फाइनटली मिनिटम आने चाहिए। सो मैं एप्सिलॉन कुछ भी चूज करूं और सबके लिए होल्ड करने चाहिए, नॉट फॉर द वन। एक भी ऐसा एप्सिलॉन मिल गया जिसके लिए होल्ड नहीं कर रहा तो गलत हो जाएगा, ये चीज़ है। सो 0 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, 1 लिमिट पॉइंट है ना। 1 इज लिमिट पॉइंट ऑफ -1 की पावर n, यस, ठीक है ना। -1 भी है, -1 इज लिमिट पॉइंट ऑफ, सो -1 जो है इज लिमिट पॉइंट ऑफ -1 की पावर n, इसका आंसर है यस। तो आप, नहीं होगा, -1 माइनस एप्सिलॉन नहीं होगा। इस सीक्वेंस के पास सिर्फ दो ही लिमिट है, 1 और -1, उसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है जी। तो 1 के नेबरहुड में फाइनली मिनी टर्म बिलोंग करेगी, है ना। एप्सिलॉन सफिशिएंटली स्मॉल नंबर है, तो उससे भी छोटा नंबर मैं ले सकता हूँ, उसके नेबरहुड में बिलोंग नहीं करेगा, जो आप कहना चाह रहे हैं। दूसरे तरीके से लिखूंगा, क्या लिखूंगा, लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट इज लिमिट ऑफ वन ऑफ द सब सीक्वेंसेस, है ना। सो जो सब सीक्वेंशियल लिमिट होगा, दूसरे टर्म में मैं अगर लिमिट पॉइंट को डिफाइन करूं तो ये होगा लिमिट पॉइंट को अगर कि सब सीक्वेंशियल लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस is called limit point of that sequence, ठीक है ना। तो मैं भी सिंगल टर्म सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, तो जो सब सीक्वेंशियल लिमिट होगी वो लिमिट पॉइंट होगी एन के लिए, ठीक है ना, ये चीज़ है। और इसी में आगे आता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर बात करूँ, जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए कि ए एन है, एक एन है और एक 1/n है, एन फॉर एन इज इक्वल टू ऑड और 1/n फॉर एन इज इक्वल टू इवन। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या क्या होगा इस सीक्वेंस में, है ना। तो वैसे इन्फिनिटी हो जाएगा, एक तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा उसके लिए 0। तो लेकिन इन्फिनिटी लेंगे ना, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी,
क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगी? ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सब सीक्वेंस ऐसी है जो कन्वर्जेंट नहीं है ना, एक सब सॉरी ये उसके लिए था ना, तो एक सब सीक्वेंस इसके पास ये आपका ए एन है, सो मैं ए टू एन अगर लिख लूँ तो टू एन तो ये 1/2n होगी, मतलब ये आ जाएगा 1/2 1/4 1/6 डॉट डॉट डॉट, और दूसरा a2n+1 होगी तो ये आ जाएगी आपका। तो एक्चुअली जनरली सब सीक्वेंस के टर्म में लिमिट पॉइंट को हम तब डिफाइन करते हैं जब वो सीक्वेंस बाउंडेड होता है, तो बाउंडेड सीक्वेंस के पास हमेशा एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी, है ना, ये क्या नाम बोल जाना वेस्टरास थ्योरम है ये। तो है ना, तो यहाँ पे अभी आते हैं उस पर। तो यहाँ पे क्या है, ये अगर हम 1/2n+1 लेंगे तो ये जस्ट 2n+1 हो जाएगी, क्योंकि इसने कहा ना n है, n ऑड है, तो मैंने n को ऑड ले लिया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो मेनली ये वाला डेफिनेशन तब वैलिड है जब सीक्वेंस बाउंडेड हो। मैं बता देता हूँ, जो जिस बुक में ये डेफिनेशन लिखता है तो वो बोलता है कि सीक्वेंस बाउंडेड होना चाहिए, है ना, तो उस केस में ये डिफाइन करता है ऐसा, इफ सीक्वेंस इज बाउंडेड, जनरली ये बाउंडेड के लिए डेफिनेशन है ना, तो उस केस में ये हम लोग लिखते हैं सब सीक्वेंस से लिमिट जो होगी। अगर अनबाउंडेड है तो मतलब ठीक है, वो तो कन्वर्जेंट ही नहीं होगी, तो उसका एक सब सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा था ना, जैसे इस सीक्वेंस की बात करूँ मैं, अभी हमने यहाँ पे लिखा था कि कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कब करेगी, अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ ऑल ऑफ इट्स सब सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट, है ना, जब जितने भी सब सीक्वेंस है वो सब कन्वर्ज करेगी तब जाके हम बोलेंगे कि ये एक्चुअली कन्वर्जेंट होगी। तो जनरली लिमिट पॉइंट की जनरली तभी बात हो जब सीक्वेंस बाउंडेड हो, जनरली तभी बात होती है जब बाउंडेड सीक्वेंस के टर्म में ही बात किया जाता है जनरली, वरना वो इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो दिस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि एक सब सीक्वेंस डाइवर्ज कर रही है, एक सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, तो सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होगी, जब उसके दोनों मतलब जितने भी पॉसिबल सब सीक्वेंस है सब कन्वर्ज करे, तो ये है ना, सो दिस इज डाइवर्जेंट। हाँ, सेम पॉइंट पे भी कन्वर्ज करे, ठीक है ना। तो यहाँ एक्चुअली एक इन्फिनिटी है, एक जीरो पे जा रही है, तो एक सब सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, तो डाइवर्जेंट हो गया। सो ऑल सब सीक्वेंसेस शुड कन्वर्ज एंड दे कन्वर्ज टू द सेम लिमिट, ठीक है। अच्छा, कुछ थ्योरम्स लिखता हूँ, जैसे कुछ इन्होंने लिखा है, जैसे है ना बोलजानोव स्ट्रास थ्योरम कहता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। तो दो फॉर्म है इसके, बोलजानोव स्ट्रास थ्योरम, स्पेलिंग जो इसका है ना। तो जैसे एक तो लिखेगा, जैसे बार्टल वाली बुक है आज जो बार्टल एंड सेवर्ट, उसमें कोई लिमिट पॉइंट का जिक्र नहीं किया है, वो लिमिट पॉइंट डिफाइन ही नहीं किया उस बुक में, आरजी बार्टल वाली जो इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस, उसमें लिमिट पॉइंट डिफाइन ही नहीं किया उसने, तो उसने लिमिट पॉइंट के बिना, तो उसमें थ्योरम इसको कैसे लिखता है, उसको लिखता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ये लिखता है। और जिस बुक में लिमिट पॉइंट डिफाइन, जैसे इस बुक में लिमिट पॉइंट डिफाइन किया, तो इसने कैसे लिखा है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, तो ये ऐसे लिखता है, तो लिख रहा है कि एवरी, सो दैट इज दूसरे वर्ड में अगर लिखेंगे तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, ठीक है ना। तो दोनों थ्योरम सेम ही है, दो अलग अलग बुक में दो अलग अलग तरीके से दो लैंग्वेज है तो सेम ही चीज़। तो आरजी बार्टल वाली बुक में ना, बार्टल सेबर्ट वाली बुक, उसमें देखो तुम, तो ये डेफिनेशन लिखा हो, उसमें ये थ्योरम है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ, हाँ उसका मतलब सेम ही है ना, आपको समझने का डिफरेंस है, वो मतलब सेम ही है। ए का मतलब है एक तो होगा, एक से ज़्यादा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक होना जरूरी है, बाकी हो तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एक तो गारंटी है, तो एटलीस्ट वन लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
एक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, तो है ना, मतलब ये सब थोड़े से इंग्लिश का चक्कर है, वो आपको समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज क्या है, वही बोल रहा हूँ। तो वो आपको थोड़ा समझना है कि आपके हिसाब से वो लिखना चाहिए, है वही चीज़ जो आप समझ रहे हैं, चीज़ें वही लिखी हुई हैं, बस इंग्लिश का डिफरेंस है। तो या तो आपकी इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, मेरी ख़राब है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, बात बराबर ही है, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है। तो ठीक है ना। तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तो एक की गारंटी है, ज़्यादा है तो हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ज़्यादा है तो ठीक है, हमें क्या है, मतलब एक चाहिए बस। तो एक एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स ऑल, उतना ही रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट वन इज़ फाइन, ठीक है ना। तो इसमें जो लिखता है एटलीस्ट वन लिखा है, यही लिखा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट वन भी ठीक है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस है एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, दैट्स फाइन। तो एक है, एक से ज़्यादा भी होगा, एक की गारंटी है, ये थ्योरम कह रहा है एक की तो गारंटी है, ज़्यादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी हम लोग ये एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, सो दिस इज बाउंडेड, तो ये बाउंडेड, तो जनरली लिमिट पॉइंट की जहाँ भी बात होगी, जनरली ज़्यादातर केसों में बाउंडेड सीक्वेंस के लिए बात करते हैं ये लोग, ठीक है। सो क्योंकि उसकी वजह ये है कि सब सीक्वेंस के कन्वर्जेंस की गारंटी बाउंडेड सीक्वेंस ही देता है, ये दे रहा है ना, कि बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके एटलीस्ट, है ना, सब सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की गारंटी रहेगा, तो उस केस में लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगी। जैसे -1 की पावर, जैसे ये सीक्वेंस अनबाउंडेड था, ये वाला जो एन है, ये जो एन आप सीक्वेंस मैंने लिखा है, दिस इज अनबाउंडेड सीक्वेंस है ना, ये स्टिल इसके पास एक लिमिट पॉइंट है, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्योरम ने ये कहा है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो उसके पास एक लिमिट पॉइंट तो होगी ही, ये है। ये कन्वर्जेंट नहीं है तब भी है, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो है ना, अब कोई दूसरा सीक्वेंस अगर मैं ले लूँ, जस्ट एन ले लेता, तो मतलब एक कोई सीक्वेंस जो बाउंडेड नहीं है तो उसके पास लिमिट पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो गारंटी नहीं है। गारंटी कब है, जब वो बाउंडेड सीक्वेंस है तब गारंटी है, अनबाउंडेड में गारंटी नहीं है, लिमिट पॉइंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। सो इस तरह से, जैसे ये -1 की पावर n है, बाउंडेड सीक्वेंस है, तो इसके पास लिमिट पॉइंट क्या है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, तो इसके पास लिमिट पॉइंट्स है -1 और 1, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे 1/n है, ये भी बाउंडेड सीक्वेंस है, ये भी बाउंडेड सीक्वेंस है, सो लिमिट पॉइंट क्या होगा, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट। तो अगर बाउंडेड सीक्वेंस है, सॉरी, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, जस्ट वन, लिमिट पॉइंट क्या होगा, जीरो ना, जीरो, जस्ट एक लिमिट पॉइंट है, इट हैज़ जस्ट वन लिमिट पॉइंट और वो जीरो है, लिमिट पॉइंट जीरो है, ठीक है ना। तो इनफैक्ट आप देख रहे होंगे 1/n की लिमिट भी जीरो है और लिमिट पॉइंट भी जीरो है, दोनों जीरो है ना, तो इसीलिए एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो एक बाउंडेड सीक्वेंस जिसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है वो क्या होगी, कन्वर्ज करेगी, है ना। तो ये थ्योरम भी है, ये अगर लिखोगे आप तो, a bounded sequence is convergent if and only if it has unique limit point। चेक करो स्टेटमेंट ठीक है। तो एक बाउंडेड सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट है तो उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट होगी, बाउंडेड सीक्वेंस है, यूनिक लिमिट पॉइंट है तो कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो अगर बाउंडेड सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट है, तो लिमिट पॉइंट यूनिक होगी, बाउंडेड सीक्वेंस है, लिमिट पॉइंट यूनिक है तो कन्वर्जेंट होगी। इसका एग्जांपल 1/n है, जैसे और भी बहुत सारे, जैसे ना, जैसे 1/n वाला है, -1 की पावर n/n है, ये है ना। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, n ऐसा डिफाइंड है, 1/2 की पावर n इज ऑड, 1/3 की पावर n इज इवन। सो बताइए इसके पास लिमिट पॉइंट क्या क्या है ना, तो इसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है, इसके पास क्या है लिमिट पॉइंट, सेट ऑफ, है ना, लिमिट पॉइंट इज द सब सिक्वेंशियल लिमिट, है ना, ये समझिए बाउंडेड सीक्वेंस के लिए किसी सब सीक्वेंस की जो पॉसिबल लिमिट हो सकती है वही लिमिट पॉइंट है। तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, बताइए क्या आएगा, इस सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट क्या है, इसके पास तो जीरो है, इसका लिमिट और लिमिट पॉइंट सेम है, इसका लिमिट और लिमिट पॉइंट सेम है, इसमें क्या होगा,
कोई बताओ भाई, इतना मुश्किल है क्या? है ना? तो ये 1/2 भी जीरो पे जाएगी, 1/3 भी जीरो पे जाएगी। तो दो सब सीक्वेंस दोनों कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट सेम लिमिट है, तो इनफैक्ट ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट जीरो है। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस भी है ना? सो ये बाउंडेड सीक्वेंस है और इनके पास लिमिट पॉइंट सेम है, तो ये सब कन्वर्जेंट है। सब ये जो तीनों लिखा मैंने आर कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, है ना? आर कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, ये तीनों कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ये, और इन सब में लिमिट पॉइंट यूनिक है, सब बाउंडेड है। तो बाउंडेड सीक्वेंस जो कि कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब वो यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है भाई? तो लिमिट पॉइंट था, एक तो ये थ्योरम है, और भी लिमिट पॉइंट के लिए बहुत सारे थ्योरम है। अब आते हैं लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर पे आते हैं। सो उस पर क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। लिम्सुप लिमिट कह रहा द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस हैज द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट मेंबर्स। ओके, तो लिमिट पॉइंट का जो सेट होगा उसमें है ना लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट मेंबर होगा। तो इसमें जो लार्जेस्ट मेंबर होगा, तो मैं लिमिट सुपीरियर डिफाइन करता हूँ। लिमिट सुपीरियर ऑफ अ सीक्वेंस कैसे डिफाइन करेंगे आप? तो यही है लार्जेस्ट सब सीक्वेंशियल लिमिट, है ना? तो जैसे यही चीज़ अगर आप जो बार्टल सेवर्ट वाले बुक है, लिमिट पॉइंट का कोई जिक्र नहीं है, तो वहां पे इसको कैसे डिफाइन करता है? वो डिफाइन करता है कि इफ ए एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, तो ए एन एक बाउंडेड सीक्वेंस है, देन लार्जेस्ट लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस। समझ पा कहना क्या चाह रहा हूं मैं? कि जो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस हैं उनमें से जो लार्जेस्ट लिमिट जिसकी होगी, तो वो हमारा लिमिट सुपीरियर है। इसी बुक में कैसे डिफाइन करता है? इसमें डिफाइन करता है कि द लार्जेस्ट नंबर, है ना? ये कैसे डिफाइन कर रहा है? ये लिखना चाह रहा है द ग्रेटेस्ट ऑफ द लिमिट पॉइंट्स इज कॉल्ड लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर, है ना? दो तरीका है इसको लिखने का। ठीक है, देखो तो अभी मैं बात कर रहा हूँ इसकी कि द लार्जेस्ट नंबर इन द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, है ना? सेट ऑफ जो लिमिट पॉइंट्स होगा इज कॉल्ड लिमिट सुपीरियर, है ना? इज द लिमिट सुपीरियर। लिमिट इन्फीरियर क्या होगा? सेम चीजें। तो ये लिमिट सुपीरियर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, लिमिट इन्फीरियर कैसे डिफाइन करोगे? तो सेम ही चीज़ होगी, बस जहाँ पे लार्जेस्ट है वहाँ स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो अगर इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये लिमिट सुपीरियर है, तो इसको लिमिट इन्फीरियर कर देंगे ना। देन स्मॉलेस्ट लिमिट जो होगी, है ना, ये हो गया, तो यहाँ होगा लिमिट इन्फीरियर, ये है। सो एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, देन स्मॉलेस्ट लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस। तो जितने भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस हैं उसका जो स्मॉलेस्ट लिमिट आएगी वो हमारा, द स्मॉलेस्ट वन जो भी आएगा वो हमारा वो होगा लिमिट इन्फीरियर। जैसे द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, है ना? सो दिस इज कॉल्ड लिमिट सुपीरियर, ये होगा लिमिट इन्फीरियर। ये टर्म्स में किसी को डाउट है पूछो, समझ नहीं आ रहा तो एग्जांपल से देख लेते हैं। तो इसका नोटेशन क्या होता है, एग्जांपल समझिए। हम इसको डिनोट करते हैं, जैसे एक तो लिखते थे लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, तो ये लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, नोटेशन क्या है?
सो ये है लिमिट ऑफ सीक्वेंस, इसको पढ़ते हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस ए एन। अभी हम ऐसा लिखेंगे लिमसुप ऑफ ए एन, ये लिखेंगे हम लोग। तो इसका मतलब हुआ लिमसुप ऑफ ए एन का मतलब हुआ लिमिट सुपीरियर, है ना। डेफिनेशन पीछे लिखा है मैंने इसका, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन, है ना। लिमिन होगा लिमिन ऑफ ए एन, यहाँ भी एन टेंस इन्फिनिटी होगी, तो ये है लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन। ठीक है, सीक्वेंस का जो भी ए एन सीक्वेंस है, आप सीक्वेंस लिखना चाहो, ठीक है। जैसे एग्जांपल कुछ लिखता हूँ, आप तीनों क्वांटिटी निकाल के बताओ। जैसे क्वेश्चन 1 है, जैसे सिंपल पहला एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, -1 की पावर n। दूसरा है साइन n π/2, ठीक है। तीसरा है कॉस n π/3, ये सब सीक्वेंस लिख रहा हूँ। चौथा है कॉस n π/12, ठीक है, ये है, आप निकालिए। क्वेश्चन नंबर 5वां है साइन n π/6, ये तीनों चीज़। इन सारे क्वेश्चंस में आपको ये फाइंड करना, लिमिट क्या है, लिमिट सुपीरियर क्या है, लिमिट इन्फीरियर क्या है ना। एग्जिस्ट हो सकता है ना करे, वो अलग बात है। सो आपको ये क्वांटिटी कैलकुलेट करना है इन 5 क्वेश्चन में, ठीक है। सो इन द ऑल 5 क्वेश्चन आपको बताने लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, क्या है। आपको याद होगा एक थ्योरम मैंने लास्ट टाइम लिखा था, इफ़ यू रिमेंबर, हमने वहाँ लिखा था कि, मैं फिर से लिख देता हूँ कि सीक्वेंस, या मैं इतना स्टोरी ना लिख के डायरेक्टली पॉइंट, है ना, सीधा पॉइंट वाइज लिख देता हूँ। उसमें ये लिखा था हमने कि लिमिट ए एन, एन टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, या शॉर्ट में दिस एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ ए एन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो आप लिमिट को शॉर्ट में लिखते होंगे तो वैसा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन, एन टेंस टू इन्फिनिटी, इज इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन, एन टेंस टू इन्फिनिटी। मतलब लिमसुप लिमिन इक्वल होगा तो उस केस में एन, और ऐसा कब हो सकता है, जब लिमिट पॉइंट यूनिक होगी, है ना, ऐसा तभी होगा। इफ एंड ओनली इफ ऐसा तभी होगा व्हेन ए एन इज बाउंडेड विथ यूनिक लिमिट पॉइंट, ऐसा तभी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपके पास ए एन कोई सीक्वेंस है, सो लिमिट ए एन एग्जिस्ट करेगी इफ एंड ओनली इफ लिमिट सुपीरियर लिमिट में इक्वल होगा, इफ एंड ओनली इफ ए एन एक बाउंडेड सीक्वेंस होगा जिसका यूनिक लिमिट पॉइंट है, तो बाउंडेड है, यूनिक लिमिट पॉइंट है, तभी जाके ये ऐसा होगा, है ना। तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, विथ यूनिक लिमिट पॉइंट, ठीक है भाई। सो ये एक थ्योरम है जिसको आप यूज़ कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और यहाँ ये इफ़ एंड ओनली इफ रिजल्ट है ये, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को तो आप बताइए, इसका 1 बाय 1 आंसर बताइए, आसानी से आप बता सकते हैं। सो यू टेल मी, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो और लिमिट क्या होगी इसकी, फर्स्ट वाले की, ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर इक्वल होगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो डिफरेंट है तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में 3 पार्ट में लिख रहा हूँ, ए बी सी, है ना। तो लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन, सेकेंड वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, n π/2 है ना, सिंपल आप n को डिफरेंट वैल्यू 1 2 3 4 रख के देखिए क्या हो रहा है। तो 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से, और फिर से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसका मतलब है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, लिमिट ऑफ डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, सेम ही आंसर है इसका मतलब, तो डज नॉट एग्जिस्ट,
देख लो, मतलब मेन अगर नहीं फाइंड करा रहा तो पूछो आप, अगर फाइंड कर पा रहे हो तो ठीक है। अच्छा हाँ, वही पूछ रहा हूँ। देखो, तो जैसे क्या होगा, आपको देखना है कि इसका जो सब सीक्वेंसेस है वो कहाँ कहाँ कन्वर्ज कर रही है। तो आपको कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस ढूंढने हैं, ठीक है, उसकी लिमिट ढूंढनी है। तो जैसे हम पहला एग्जाम्पल से स्टार्ट करें, जो पहला एग्जाम्पल है, आपको पता है इसके सब सीक्वेंसेस क्या क्या हैं जो कन्वर्जेंट होंगे। आप कौन से पार्ट में सॉल्व करो, बताओ। 5 क्वेश्चन लिखा, आप कौन से पार्ट मुझे चाहते हो सॉल्व करना? एक करूँगा, बाकी आप कर लोगे। सो बताइए मैं कौन सा वाला सॉल्व करूँ? 5, 2, ये साइन एन पाई बाई 2 वाला। चलो देखो, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, टर्म्स निकालते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, साइन एन पाई बाई 2 है, तो आप काम कीजिए, ये तो एन है ना, nth टर्म है, आप एन को 1 रखिए। बताइए क्या आंसर आएगा आपका? एन को 1 रखने पे क्या आंसर देगा ये सीक्वेंस? यू पुट n इज इक्वल टू 1, नेचुरल नंबर है ना, n को 1 रखिए, क्या आंसर देगा ये? अरे भाई बताओ, इतना तो आता होगा, n को 1 रखो ना। साइन 90 कितना होता है? n को, फिर जीरो कैसे आ गया? मैं कहा n को 1 रखो, मैंने कहा n को 2 रखो। अब सेकेंड टर्म फाइंड करो, फर्स्ट टर्म में n को 1 रखा, सेकेंड टर्म निकाल रहा हूँ 2, n को 2 रखो। अब साइन पाई कितना होता है? बेसिक पे वर्क करो भाई, 9 10 की किताबें पढ़ो, अगर ये सब नहीं आ रहा तो 9 10 की किताब में जाकर टिग्नोमेट्री पढ़ो। 3 रखो, n को 3 रखो। ठीक है ना, उसको है ना, देखो भाई पहले टर्म्स निकालना सीखो, तब जाकर लिमिट लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर आएगा। तो फिर अब n को 3 रखो, 1 2 3, सॉरी 3 हो गया, 1 2 3 4 रखो। अब 4 रखोगे तो 2 पाई, फिर जीरो आएगी, जीरो आएगी ना। उसके बाद 5 रखो, 5 पाई बाई 2, 2 पाई प्लस 0 1 0 -1 0 1 0 -1। तो इस तरह का बिहेवियर होगा सीक्वेंस का, देखो ध्यान से। सो इट विल गो लाइक दिस, पैटर्न समझ आ रहा होगा। 1 हो गया, 0 1 0 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0, चलता रहेगा। अब तुम ध्यान से देखो कि सब सीक्वेंसेस कलेक्ट करो, तो एक सब सीक्वेंस में ये ले सकता हूँ, 0 0 0 जहाँ आ रहा है ना, इन वाले टर्म्स का एक सब सीक्वेंस उठा लेता हूँ, जीरो वाले टर्म्स वाला। तो इसके पास एक सब सीक्वेंस होगी जो जीरो पे कन्वर्ज कर रही होगी। या लिमिट पॉइंट क्या होता था, कि एक ऐसा नंबर जो उस सीक्वेंस में इन्फाइनाइट टाइम्स आता हो, या समझो कि जिसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इन्फाइनाइटली मेनी टर्म्स आता हो। तो यहाँ पे तो ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 0 0, समझ रहा, जीरो इन्फाइनाइट टाइम आएगी इस सीक्वेंस में, तो जीरो एक लिमिट पॉइंट है। तो अगर मैं सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स निकाल लूँ इसमें, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट क्या है, सब सीक्वेंशियल लिमिट, कि सब सीक्वेंसेस कहाँ कहाँ कन्वर्ज कर सकती है। तो ये जो जीरो वाले टर्म्स है ना, इसको अगर मैं कलेक्ट कर दूँ, इवन टर्म्स है एक्चुअली ये, तो इवन टर्म्स अगर मैं कलेक्ट कर लूँ तो जीरो पे कन्वर्ज, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट है जीरो। अब देखो ये 1 वाला है, 1 1 1 जो चल रहा है ना, इसको मैं अगर कलेक्ट कर लूँ तो 1 सीक्वेंस में 1 कितनी बार आएगी, इनफाइनाइट टाइम आएगी। तो लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन यही था ना, कि एक ऐसा नंबर जिसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इन्फाइनाइटली मेनी टर्म बिलोंग करते हैं। तो 1 के नेबरहुड में इन्फाइनाइटली मेनी टर्म आएगा इस सीक्वेंस का, तो 1 भी लिमिट पॉइंट है, -1 भी लिमिट पॉइंट है। तो ये सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ये हो गया। लिमिट पॉइंट इज सब सीक्वेंशियल लिमिट, कि इस सीक्वेंस के सब सीक्वेंसेस कहाँ कहाँ कन्वर्ज कर सकते हैं। तो सब सीक्वेंसेस मे कन्वर्ज टू 0, मे कन्वर्ज टू 1, मे कन्वर्ज टू -1। तो जितने भी सब सीक्वेंसेस होंगे वो इन्हीं 3 नंबर पे कन्वर्ज कर, देयर इज नो फोर्थ नंबर। सो ऑल सब सीक्वेंसेस विल कन्वर्ज टू आइदर 1 0 और -1। सो लिमिट सुपीरियर का मतलब था द लार्जेस्ट अमोंग दिस, इन तीनों में लार्जेस्ट कौन सा है, दैट इज द लिमिट सुपीरियर। सो लिमिट सुपीरियर इज, limit superior of an is the 1, limit inferior is the smallest one, so this is -1. And now we know the theorem that limit of sequence exists. Limit point is different thing, limit is different thing.
लिमिट पॉइंट मे नॉट बी यूनिक, लिमिट हैज़ टू बी यूनिक एंड फाइनाइट, ठीक है। सो थ्योरम क्या था कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ लिमिट सुपीरियर 1 है, लिमिट इन्फीरियर -1 इक्वल तो नहीं है, इफ एंड ओनली इफ है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट ऑफ ए एन ये डज नॉट एग्जिस्ट। ओके है जी, बताओ भाई क्लियर है, किनका डाउट था ये? आविर, ठीक है ना? हाँ, अब टर्म्स, तो सेम थिंग यू डू फॉर द ईच सीक्वेंसेस। अब ये 5 क्वेश्चन लिखा है मैंने, ड्यू टू फॉर द ऑल 5 सीक्वेंसेस सेम थिंग। तो इन पांचों के लिए आप सेम चीज करो, ठीक है ना? तो आई थिंक इन सब में तो सेम ही आ जाएगा ना, 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 इनका सेम ही आंसर, बस 1 का है ना, तो 1 का भी ऐसे लिमिट पॉइंट, मतलब सबका सेम ही आंसर हो गया। पांचों क्वेश्चन में लिमिट सुपीरियर 1 है, लिमिट इन्फीरियर -1 है, और पांचों सीक्वेंस में किसी की भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए आप लोग। ओके है? तो कुछ क्वेश्चन अभी मैं एग्जाम का करवाता हूँ तुम्हें। अरे सपोज वाला ले रहा है, ये सुपीरियर लिमिट सुप लिखना पड़ेगा मुझे, तो अच्छा लिम सुप आएगा। अभी लिमिट पढ़ा है तुम लोगों ने? चलो कुछ क्वेश्चंस आज लिमिट के ही देखते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन आ गया, जो जो क्वेश्चन सारा मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, मेनली हम मतलब वो सॉल्व करेंगे जो लिमिट सुप लिमिट होगा। तो अभी इसको रहने दो ऐसे ही, लिमिट बाद में है। नहीं नहीं रुक जाओ, कोई बात नहीं, ये तो सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंस का है। सीक्वेंस की लिमिट की बात कर रहे हैं, फंक्शन की नहीं। अभी सीक्वेंस पढ़ा ना हमने, इतने तो सीक्वेंस की लिमिट निकाल रहे हैं ना, बाद में क्या है, जैसे ये सब चलो तो उस पर बेस्ड है। अभी ये उसका थ्योरम पे बेस्ड मुझे लग रहा है ना, इसको भी रहने दो, हालांकि ये उससे हो जाएगा। लिमिट आजा सम कल कराया था ना फॉर्मूला, देखो ये सब क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तब एग्जाम में तुम्हें आसान लगेगा, ना थ्योरी तो पूरे साल पढ़ते रह जाओगे और एग्जाम के क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, कोई फायदा नहीं है। वो तो सेमेस्टर में ही पढ़े होंगे ना, थ्योरी तो तुमने BSc में ही पढ़े होंगे, लेकिन ये है कि क्वेश्चन एग्जाम के सॉल्व होने चाहिए, ऐसा पढ़ो। ये तो रहने दो, अभी सिक सीरीज है तो ये तो है फंक्शन की लिमिट है, सीक्वेंस की लिमिट की हम बात करेंगे। ये सब सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है। जब मैं लिमसुप सर्च करूँ लिमसुप से आएगा एक क्वेश्चन, चलो अभी एक क्वेश्चन ये निकल के आया, देखो जरा, तो इसको पहले सॉल्व करो। और भी क्वेश्चंस हैं एक्चुअली, क्योंकि कुछ इमेजेस हैं जो ट्रेस नहीं कर पा रहा होगा ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हालांकि जिनको समझ आ रहा है बताइए। देखो और सॉल्व करके आंसर बताओ, है ना? तो ये तो इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है ना, क्योंकि
ये एक सब सीक्वेंस है जो 2 पे कन्वर्ज करेगी, ये दूसरा सब सीक्वेंस जो 3 पे कन्वर्ज करेगी, तीसरा सब सीक्वेंस 4 पे कन्वर्ज करेगी, चौथा सब सीक्वेंस 5 पे कन्वर्ज करेगी, पांचवा सब सीक्वेंस 6 पे कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ सिंपली तुम सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट लिखोगे ना, तो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स अगर तुम लिखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2 3 4 5 6, यही आ गया ना, ये सेट ऑफ लिमिट या सब सीक्वेंशियल लिमिट। तो जितने भी सब सीक्वेंस इसके पास टोटल 5 सब सीक्वेंसेस हैं जो कन्वर्ज कर रहे हैं डिफरेंट लिमिट पे 2। आपने पढ़ा है कि इस लिमिट पॉइंट में जो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट है वो लिमिट सुपीरियर है, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट लिमिट इन्फीरियर है। तो ईजी है ना, हो गया सॉल्व। तो लिमिट सुपीरियर मतलब लार्जेस्ट वन 6, लिमिट इन्फीरियर मतलब स्मॉलेस्ट वन 2, तो 6 + 2 = 8, दैट्स ऑल, खत्म। इतना ही है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। तो मेनली जिनको पता है कि हाउ टू सॉल्व, जिनको पता ही नहीं लिमिट सुप लिमिट क्या होता है, दिक्कत है। कहाँ पे? तो देगा ना, क्यों नहीं देगा, फिर सीक्वेंस ही नहीं रहेगा। ठीक है भाई। तो इस तरह क्वेश्चंस हैं, कुछ खास नहीं है। बाकी मैंने एग्जाम में ये सब जो साइन वाला लिखा था ना, वो ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो तो इस तरह क्वेश्चंस कर लोगे ना, बाकी तो लिमिट वाले क्वेश्चन खुद कर लेना तुम लोग। लिमसुप पे तो एक ही है, बाकी लिमिट वाले तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे वैसे तो। अरे यार, तो ये तो हम देख ही रहे थे। ये वहाँ आ गया ना, अच्छा ये मैंने सर्च किया था ये। ये तो रैंडम वेरिएबल का टर्म में है, सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है। तो अभी हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पढ़ रहे हैं, बाद में सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स पढ़ेंगे, तो वहाँ आएगा ना। जैसे ये सब क्वेश्चन सिंपल एक सीक्वेंस की लिमिट पूछ रहा है, इसमें ये नहीं है कि आपको सीक्वेंस की लिमिट पूछ रहा है, जस्ट ये। और ये हमने अभी लास्ट क्लास में ही इसको थ्योरी बताए हैं आपको, ये लास्ट क्लास में इसका थ्योरी बताया था ना। लिमिट एज अ सम का क्वेश्चन है ये, अब देख के बताइए क्या लिमिट आएगा इसका। ये क्वेश्चन लिमिट एज अ सम का है, क्या निकाल पाओगे बताओ जरा। ये कल हमने इसकी थ्योरी डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। हिंट भी दे रहा हूँ, लिमिट एज अ सम का क्वेश्चन है, ट्राई करके बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, और जिनको समझ आ रहा है आंसर बताओ। ट्वेंटी टू, ट्वेंटी
अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 3 लिखा था, ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया आपने। इसका आंसर n को 6 रखें, cos 2 पाई, cos -1 आंसर कब देगा इसमें? cos -1 कब होता है? cos पाई -1 ना। अच्छा, तो इसमें n को 3 रखेंगे, पाई आ जाएगी, है ना। ओके, तो 1 - 1 बनेगी ना इसमें पक्का? आई डोंट थिंक, नहीं आप गलत बताएं आंसर, एक बार चेक करके बताओ भाई, कोई सॉल्व करके बताओ। क्या इसमें ये 1 कब देगी? ये वैल्यू 1 किस टर्म, n को क्या रखेंगे तो 1 आ जाएगी इसका आंसर? नहीं, n 0 नहीं, 2 6 पाई रखेंगे तभी ना। हाँ, 0 तो है ही नहीं ना, n तो 0 है ही नहीं, n तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 पाई, 1 कब देगी ये? n को क्या रखेंगे तो 1 देगी आंसर। cos 2 पाई कितना होगा? अच्छा 1 हो गया ना, 1, और 0 कब देगी? 0 रख देंगे जब cos की वैल्यू 0 0, -1 कब आएगी फिर? 1 आएगी तो उसका अपोजिट -1 आ जाएगी, है ना। cos पाई, हाँ ठीक है, ओके है, तो यहाँ पे ठीक है। इसमें ऐसे ही 1 - 1 एक बार चेक कर, वेरीफाई कर लेना कि ऐसा ना हो कि टर्म्स अलग अलग हो जाए। आई थिंक आ जाना चाहिए ना, तो एक बार ये देखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, एक बार चेक कर लेना तो फिर पता चले इसका आंसर किसका ये। अच्छा ये वाला, तो ये सिंपल है ना। इसमें क्या करेंगे आप, हम लोगों ने पढ़ा था लिमिट एज ए सम, तो इसको मैं अगर लिखूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, लिमिट n टेंस, सो इसको मैं ऐसा करता हूँ 6n/n+1 1/n। तो अपनी मर्जी से मैंने क्या किया, n से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, n+2 है ना। तो 6n/n+2 1/n, और ये हो गया समेसन 2 + k/n का होल स्क्वायर, k फ्रॉम 1 to n-1। जब मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाऊंगा तो इसकी लिमिट को अलग कर लो, है ना, तो लिमिट लगी हुई है ना। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, हालांकि ये इक्विवेलेंट ही है, तो 6n/n+2 इसकी लिमिट 6 आ जाएगी, और यहाँ आ जाएगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेसन 2 + k/n का होल स्क्वायर, n फ्रॉम 1 to n-1। तो इसकी जो लिमिट आएगी यहाँ से, इसकी लिमिट तो 6 × 1 आ जाएगी, n/, है ना, एल ऑर्बिटल लगा लो, जैसे भी कर लो, n से डिवाइड कर लो, 6 × 1 आ जाएगी। इसकी लिमिट निकालोगे तो इंटीग्रल 2 + x का होल स्क्वायर dx 0 to 1 आ जाएगी। अब जस्ट आप इंटीग्रेट करो, देखो ठीक है ना, तो हो जाएगा। तो 6 इसको इंटीग्रेट करोगे 2 + x का क्यूब बाई 3, और 0 से 2, तो ये हो गया 6 टाइम, जब आप ये 3 से काट दो 2 टाइम, तो ये 2 हो गया। अब 2 रखोगे, 2 + 2 4, 4 का क्यूब 64, माइनस 0 रखोगे 2 का क्यूब 8, कितना आया भाई? ये तो ज़्यादा आ रहा है, 2 × 64 - 8। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ ये मैंने गलती कर दिया, ओके एक मिनट, हाँ सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं ना, देख ठीक है, देख के करना। सो 2, वहाँ मैंने मिस्टेक किया था। सो 2 + 1 3 का क्यूब कितना, 27, माइनस 0, ये 0 से 1 था, वो गलती से मैंने 2 लिख दिया था, तो 0 से 1, ठीक है ना। 2 + 1 3, 3 का क्यूब, यहाँ से ठीक है ना, 27 माइनस कितना हो जाएगा, 0 रख देंगे, 2 का क्यूब 8, 27 - 8 19 2 जा 38, ठीक है, आप लोग सही कह रहे थे, तो ओके है ना। तो बाकी तुम हो सकता है अलग तरीके से किया, आंसर सेम ही आएगा। तो ये सिंपल लिमिट एज अ सम पे है, जो एग्जाम में आते हैं इस तरह क्वेश्चंस। तो अभी मैं कुछ थ्योरम लिखा के स्टॉप करता हूँ, एक दो थ्योरम लिखा देता हूँ। सो टाइम भी तो ऐसे हो ही गया है। तो इसमें क्या है कि जैसे कोई एन सीक्वेंस है, तो पहला पॉइंट ये है कि लिमिट इन्फीरियर को लोग ऐसे भी लिखते हैं, बुक्स में हो सकता है ऐसे नीचे लाइन खींचा हो तो वो लिमिट इन्फीरियर है, ऊपर लाइन खींचा हो तो लिमिट सुपीरियर है, ठीक है ना। तो ये नोटेशन है, जैसे मैंने तो लिम्सुप पूरा लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये सब तुम ट्राई करना, ये जो लिम्सुप लिखते हैं तो इसको बुक में हो सकता है ये लोग लिमिट सुपीरियर को ऐसे लिखते हैं और लिमिट इन्फीरियर को ऐसे लिखते हैं। सो ये आपको इसको ऐसा लिखा मिलेगा बुक में, ठीक है ना। सो लाइन ऊपर ड्रॉ किया होगा मतलब लिमिट सुपीरियर है, और नीचे लाइन ड्रॉ किया होगा मतलब लिमिट इन्फीरियर है, ठीक है।
ये भी लिमिट एज अ सम का है, सॉल्व कर लेना, ठीक है, ये लिमिट एज अ सम का ही है। तो अच्छा नहीं, यहाँ 10 तक ही जा रहा है, सॉरी, तो वहाँ 10 तक जाने के लिए लिमिट एज सम नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली आ जाएगा, यूज़ करके देख लेना अपना कैसे होगा। ये फंक्शन का है, फंक्शन जब हम पढ़ेंगे तब भी डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग सीक्वेंस की लिमिट डिस्कस करेंगे, फंक्शन की बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये बोल रहा हूँ लिमिट इन्फीरियर जो है ए एन का, ये लेस देन इक्वल टू होगी लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन, ठीक है ना, नोटेशन समझ आ रहा है, वरना लिम इन लिम सुप लिखो बात बराबर है। तो ये लाइन यहाँ ड्रॉ किया मतलब लिमिट इन्फीरियर है, यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ मतलब लिमिट सुपीरियर है, ठीक है। दूसरी चीज, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं जो आप लिख सकते हो, जैसे a प्लस बी है, तो उसके बारे में क्या बोल सकते हो तुम, कि सम का, जैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लिमिट, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन प्लस बी एन है, ठीक है ना, और यहाँ पे लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन प्लस लिमिट सुपीरियर ऑफ बी एन। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा, मोर देन, लेस देन, इक्वल टू, क्या लगा सकते हैं बताइए, ए एन बी एन कोई बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है, यहाँ अनबाउंडेड भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या रिलेशन होगा वहाँ पे, आप एग्जाम्पल रख के चेक करो, गेस मत करो, यू टेक 2 एग्जाम्पल एंड उसके हिसाब से चेक करो। तो मैं जो नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ उसी में लिख देता हूँ, तो मैंने नोटेशन ऐसा यूज़ किया, लिमिट ऑफ ए एन लेस देन इक्वल टू होगा लिम सुप ऑफ ए एन, ठीक है। तो यहाँ तुम कुछ एग्जाम्पल लेके, प्रूफ तो मैं करना नहीं चाहता हूँ, तो तुम कुछ एग्जाम्पल लेके वेरीफाई करके देखो सही बता रहे हैं, ऐसा होगा। जबकि यही चीज़ लिमिट में बात करेंगे, लिमिट ए एन प्लस बी एन, तो ये हो जाएगी मोर देन इक्वल टू लिमिट ऑफ, वेरीफाई करने के लिए वी कैन टेक फ्यू एग्जांपल्स जहाँ पे हम वेरीफाई कर सकते हैं बना के। बी एन उल्टा रिलेशन होगा इनमें, लिमसुप में वैसा हो रहा है ना। इनफैक्ट लिमिट का प्रॉपर्टी तो आप लोग जानते ही हो, मुझे लगता है उसको लिखने की जरूरत नहीं थी, कि जैसे अगर दो सीक्वेंस की लिमिट कन्वर्जेंट है तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं थी ना, कि मान लो लेट लिमिट ऑफ ए एन ए है एंड लिमिट ऑफ बी एन बी है, ये लिमिट की बात कर रहा हूँ, लिमसुप लिमिट नहीं, जस्ट लिमिट। तो हम लोग, ये तो बहुत बेसिक सा है ना, कि लिमिट जो सम का होगा ए एन प्लस बी एन की जो लिमिट होगी, अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी नहीं भी लिखा दे तो ये तो कुछ लिखने की जरूरत है नहीं ना, ये तो बहुत ट्रिवियल है, जो कि आप इजीली जानते होंगे, कि सिंपल लिमिट ऐसे हो जाएगा, प्रोडक्ट होगा ए एन इंटू बी एन है, तो यहाँ से आ जाएगा ए इंटू बी, अगर कन्वर्जेंट है एन बी एन तो लिमिट ऑफ ए एन अपॉन बी एन, तो ये ए अपॉन बी होगा, लेकिन ज़रूरी है बी नॉन ज़ीरो हो, और ए एन का, बी एन का टर्म्स भी नॉन ज़ीरो हो, ठीक है ना, बी एन जो है पॉजिटिव टर्म की सीरीज हो, सीक्वेंस होगी तब जाके, तो ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज लिमिट के टर्म में, यही चीज़ यहाँ पे लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर के टर्म में लिख रहा हूँ मैं। हाँ, लिमिट यहाँ पे इसमें क्या रिलेशन होगा, लिम सुप लिमिट में प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, बताओ प्रोडक्ट में क्या होगा,
जैसे यही चीज़ प्रोडक्ट के लिए भी आप लिख सकते हैं। मैं अगर लिखता हूँ लिम सुप ऑफ ए एन इंटू बी एन, और यहाँ है लिम सुप ऑफ ए एन इंटू लिम सुप ऑफ बी एन, क्या होगा? ऐसे लिमिन पे भी लिख सकते हैं। तो ये सब थ्योरम्स है, इसका प्रूफ आपको बुक में मिल जाएगा, कोई भी रीएनालिसिस की बुक उठाएंगे आपको प्रूफ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एग्जाम में यही सब ऑप्शंस बन के आएगा, यही 4 ऑप्शन होंगे कि ट्रू फॉल्स पूछेगा आपसे। मान लो यहाँ जैसे लेस देन इक्वल टू, अगला ऑप्शन है मोर देन इक्वल टू लगा देगा, और आपको अब डिसाइड करना है कौन से वाला ट्रू है कौन से वाला फॉल्स है, तो वो डिसाइड करना पड़ेगा। लिमिन ऑफ ए एन इंटू लिमिन ऑफ बी एन, बताओ क्या साइन आएगा? हाँ, कोई एग्जाम्पल ले लो, ऐसा एग्जाम्पल लो जिसमें अलग अलग आता हो तो आपको समझ आ जाएगा। कोई 2 एग्जाम्पल हो जिससे वैल्यू डिफरेंट आ जाए, है ना, प्रोडक्ट लेने पे अलग आ जाए और वैसे अलग हो। देखो लेके देखो बताओ क्या आता है। बस 0 0 आ जाएगा। तो वैसे तो सिमिलर रिलेशन होगा, जो इसके साथ है वही रिलेशन होता है। तो यहाँ पे ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, ठीक है ना। जो लिमिट सम के साथ है वही प्रोडक्ट के साथ होगा। तो कुछ एग्जांपल बना के देख लो, अगर देखना हो तो। एक एग्जांपल बताता हूँ, रुक जाओ। तो वेरीफाई करने के लिए क्या रहा है, एग्जाम्पल बनाए कुछ, तो वैसा कुछ हम्म, अच्छा। तो आपने ये कहा कि जैसे ए एन ले रहे हैं हम लोग 0 1 0 1, ये वाला ले रहे हैं आप। हाँ, बी एन क्या ले रहे हैं? -1 1 -1 1, इस तरह से। अगर मैं अभी ए एन प्लस बी एन की अगर बात करूँ तो ये क्या हो जाती है, इधर ऐड करेंगे आप तो -1 2 -1 2 -1 2। अगर मैं ए एन इंटू बी एन की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगी? प्रोडक्ट कैसे होता है, करस्पॉन्डिंग टर्म का, है ना। तो ये 0 1 0 1 0 1 ये आ जाएगा ना, देखिए। तो अब इंडिविजुअली बात करो फिर एक साथ देख लो आप, है ना। सो जैसे मैं लिमसुप ऑफ ए एन निकालूं तो 1 आएगी, लिमिन ऑफ ए एन 0 है, लिमसुप ऑफ बी एन 1 है, लिमिन ऑफ बी एन -1 है, लिमसुप ऑफ ए एन प्लस बी एन है, तो प्लस वाले में देखो 2 है, लिमिन ऑफ ए एन प्लस बी एन -1 है, फिर लिमसुप ऑफ ए एन इंटू बी एन आप देखेंगे प्रोडक्ट में 1 है, लिमिन ऑफ ए एन इंटू बी एन आपके पास 0 है। अब आप कंपेयर करके देखिए क्या हो रहा है, कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ से आपको समझ आया कि जो प्लस है और यहाँ इंडिविजुअल है ना। तो लेकिन यहाँ तो इक्वल आ गया तो इनइक्वलिटी तो नहीं बना। और तो आपको ऐसा बनाना है कि इनइक्वलिटी बने, मतलब स्ट्रिक्टली मोर या स्ट्रिक्टली लेस हो जाए, ऐसा एग्जाम्पल लो। प्रोडक्ट में ऐसा हुआ है, प्रोडक्ट में देखो जैसे लिमसुप ऑफ 1 है ना, और यहाँ लिमसो का प्रोडक्ट इक्वली आ गया, सब में तो इक्वली आ गया ना।
तो आप ऐसा एग्जाम्पल लो कि डिफरेंट आए। चलो मैं एग्जाम्पल बता दूँ, डिफरेंट इन द सेंस कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ऐसा हो कि लिमसुप ऑफ ए एन प्लस बी एन, जैसे मैंने कहा ये है, और लिमसुप ऑफ ए एन प्लस लिमसुप ऑफ बी एन। तो ऐसा एग्जाम्पल बनाओ कि स्ट्रिक्टली लेस हो जाए, ऐसा बनाइए, ठीक है ना। तो ऐसा कोशिश करते हैं, तो लेस देन इक्वल टू तो होगा, बट मैं एग्जाम्पल ऐसा ढूंढूंगा कि स्ट्रिक्टली हो जाए। यहाँ पे आपके केस में क्या हुआ, इक्वल हो गया ना, चेक कर लो बाकी लोग। लिमसुप ऑफ ए एन प्लस बी एन बराबर, तो देखो एग्जाम्पल बनाता हूँ ऐसा मैं, तो अब यहीं पे स्टॉप करेंगे, ये एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, ऐसे भी कहीं भी एग्जाम्पल मिल जाएगा, खुद से भी बना सकते हो, थोड़ा टाइम लग सकता है, तो ये तुम्हें सोचना पड़ेगा क्या लोगे। जैसे इन्होंने लिया है, सो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप कंसिडर करो ए एन यू कंसिडर एज -1 -1 0 1, है ना, -1 0 1 -1 0 1, इस तरह से ये कर रहा है। और बी एन यू कंसिडर एज, उसके टर्म्स हैं 0 1 -1 0 1 -1 एंड सो ऑन। आप चेक करो तो इसमें क्या हो रहा होगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो ए एन प्लस बी एन की जो मेरी सीक्वेंस है वो होगी -1 1 0, ये ना, ठीक है, -1 1 0 ये हो रहा है। तो यहाँ से क्या आया, लिमसुप ऑफ, सेम है, तब जाके डिफरेंस आएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, देखो यहाँ पे तो लिमसुप ऑफ ए एन प्लस बी एन कितना हो गया, 1 हो गया यहाँ पे। और आपसे मैं बात करूँ, व्हाट इज़ द लिमसुप ऑफ ए एन प्लस लिमसुप ऑफ बी एन, ये कितना होगा, ये 2 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल जो मैं ढूंढ रहा था, ठीक है। देखिए तो लिमसुप ऑफ ए एन भी 1 है, लिमसुप ऑफ बी एन भी 1, दोनों का मिलकर 1 हो गया, और ए एन प्लस बी एन का भी 1 ही हो गया, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट एग्जाम्पल जो हम ढूंढ रहे थे सम के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्या वेरीफाई किया कि लिमसुप ऑफ ए एन प्लस बी एन लेस देन है लिमसुप ऑफ ए एन प्लस लिमसुप ऑफ बी एन, ये चीज़ है। तो एक एग्जाम्पल हमने ढूंढ लिया। इक्वल टू वाला तो आपने ढूंढा ही पीछे। वैसे ही लिमेंफ की बात करते हैं, लिमेंफ ऑफ ए एन प्लस बी एन, तो ये लिमेंफ ए एन प्लस बी एन की आ जाएगी -1, और यहाँ से लिमेंफ ऑफ ए एन ऐसे बना सकते हैं, खुद भी थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, लिमेंफ ऑफ बी एन, तो ये -1 -1 -2 हो गया, ये मोर देन हो गया, देख लो। ये हम ढूंढ रहे थे ना कि डिफरेंट आए, ऐसा हो कि दोनों साइड डिफरेंट आए, तो वो हो गया। ठीक है भाई, तो अभी हमने आज क्या डिस्कस किया, मेनली सब सीक्वेंस, बेसिक डेफिनेशन, फिर उस पर कुछ थ्योरम्स देखा हमने कि बाउंडेड सीक्वेंस के पास हमेशा एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी, है ना, या सब सीक्वेंशियल लिमिट जो उसको लिमिट पॉइंट बोलते हैं, तो ये बोलता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट, या लिमिट पॉइंट, एक लिमिट पॉइंट तो होगा, ये है। बाकी हमने लिमसुप लिमिट डिफाइन किए, फिर उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस किया, कुछ थ्योरम्स किए, तो अभी अभी कल क्लास में इसी को कंटिन्यू करूँगा अभी मैं। तो ठीक है भाई, कुछ पूछना है किसी को, पूछो। नहीं तो भी डाउट क्लास होगी, ठीक है। तो बाकी लोग जा सकते हैं, डाउट वाले लोग रुक सकते हैं। चलिए थैंक यू, हाँ। बिल्कुल काम करेगा, हमेशा काम करेगा, थ्योरम में कभी गलत नहीं होगा। अब कुछ भी एग्जाम्पल होगा सब में काम करेगा। अब आप बैठ के थोड़े दिमाग लगाइए, खुद से यूज़ करेंगे, यही दिमाग आपको आगे हेल्प करेगा। अपना दिमाग यूज़ कीजिए, आप जो सोच रहे हैं वैसा बनाने की कोशिश कीजिए, एग्जाम्पल बनाएंगे तो बनेगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा दिमाग यूज़ करो, बनाओ एग्जाम्पल। हाँ हाँ, डाउट स्टार्ट करते